हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। एनटीपीसी पीवाई क्यूएस के जितने जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट, प्रैक्टिस सेट 28। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो किसके आदेश को न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो डैश के आदेश के बगैर में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। किसके उसके बगैर? तो ये राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं, वर्तमान में जो भी राष्ट्रपति होंगे उनके बगैर, उनके जो आदेश होते हैं बगैर सर्वोच्च न्यायालय का मतलब कोई भी न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता उसके। किसके? राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति हमारे वर्तमान में अगर बात की जाए तो कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि आदिवासी पहली महिला हैं। प्रथम महिला कौन सी? आदिवासी, जो कि हमारी भारत की ये प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगर प्रथम राष्ट्रपति महिला की बात की जाए तो प्रतिभा पाटिल जी थी, लेकिन ये आदिवासी पहली महिला हैं। और यही इसी में भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि जब तक कि राष्ट्रपति का आदेश नहीं मिलेगा तब तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। महान न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको संसद द्वारा किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? जब विशेष ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत होंगी और मतलब विशेष इंपॉर्टेंट बहुमत होंगी तो जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश को संसद के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय महाभियोग ला करके, किसके द्वारा? संसद द्वारा महाभियोग ला करके दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होने पर हटाया जा सकता है। क्या है इसमें? मतलब जो विशेष अगर बात करी जब बहुमत की तो वो क्या बहुमत है? तो महाअभियोग ला करके, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका महाअभियोग कर रहे हो, मतलब उन्हें नापसंद कर रहे हो कि वो गलत हैं। एंड दुर्व्यवहार, मतलब जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हों, अक्षमता, उनके अंदर क्षमता ना हो, मतलब वो काबिल ना हो न्यायालय के न्यायाधीश बनने के, ये साबित होने पर इन्हें हटाया जा सकता है। अगर इस प्रक्रिया के अगर दौरान की बात की जाए तो संसद के जो दो सदन होते हैं उन्होंने दोनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाने को आदेश देते हैं। क्या है? राष्ट्रपति आदेश देते हैं न्यायाधीश को पद से हटाने के। इनके बगैर न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का अगर नाम की बात करें तो कौन है? जस्टिस रामास्वामी हैं, जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस रामास्वामी जी। इन्हीं के खिलाफ में पहली बार स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, पेश किया गया था। महाभियोग प्रस्ताव कब? 1993 में बात हो रही है, जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। 1993 में प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, लेकिन आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा है। क्या है? लेकिन आवश्यक जो 2/3 बहुमत होती है वो हासिल करने में ये विफल रहा था। प्रस्ताव की बात करें जा रही जो 1993 में लाया गया था। जस्टिस रामास्वामी पहले हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया था, न्यायाधीश हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर बात करी जाए तो उनको हटाने के लिए जो हाई कोर्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, उनके जो न्यायाधीश होते, जज होते हैं, न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था और कौन से साल में लाया गया था? तो 108 संसद सदस्यों के द्वारा लाया गया था। तो ये लाया गया था कब? 1993 में लाया गया था। यह प्रस्ताव पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी जी के खिलाफ लाया गया था। यही पहले हैं वी रामास्वामी, जिनके खिलाफ 108 संसद जो थे उनके सदस्यों द्वारा
हस्ताक्षरित प्रस्ताव साल 1993 में लाया गया था और ये पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? वी रामास्वामी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 1 फरवरी 1991 को वी रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। भाजपा और वाम दलों ने मार्च 1991 में संसद को यह प्रस्ताव सौंपा था। ये प्रस्ताव संसद को सौंपा था। अब नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? भारत का जो संविधान है उसमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 127 जो है, इसमें क्या होता है कि जो न्यायाधीश होते हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय के कोरम नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के जज से तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के जज से बात करें, ये क्या हो रहा है कि मतलब 127 की बात करें अगर आर्टिकल की, तो इसमें क्या होता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ये तदर्थ न्यायाधीश मतलब डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एड हाई कोर्ट जजेस, मतलब एडवोकेट, जैसे एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि असिस्टेंट जो किसी की जगह पर थोड़े टाइम के लिए काम करता है। तो ये है 127 आर्टिकल में। जैसे राष्ट्रपति है हमारे, तो राष्ट्रपति के एक उपराष्ट्रपति भी होते हैं कि जैसे कि अगर राष्ट्रपति नहीं है वर्तमान में, कोई किसी वजह से वो वहाँ पर उस वजह से नहीं प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो उस जगह पे उपराष्ट्रपति उनकी जगह ले सकते हैं। इसी तरह न्यायाधीशों में भी होता है। तो न्यायाधीश जो है मेन न्यायाधीश होंगे, अगर वो नहीं प्रेजेंट हैं तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो वहाँ पर जगह में आ सकते हैं थोड़ी देर, मतलब टाइम के लिए। तो इसमें क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय के जज से तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर काम करने का अनुरोध कर सकते हैं, मतलब अपनी जगह पर उनको रख सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को करना मना होता है। कब, किसमें? अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो अनुच्छेद 127 की अगर हम बात करें जो, तो इसमें क्या है, यही हमारा जो कि तदर्थ न्यायाधीश, मतलब कि जैसे कि जो न्यायाधीश होते हैं मेन मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो अपने नीचे जो उच्च न्यायाधीश होते हैं उनको अपना मतलब हेल्प कर सकते, उनसे हेल्प मांग सकते हैं कि वो हमारी जगह पर, अपनी जगह पर, मुख्य न्यायाधीश की जगह पर कौन से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो उनका काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 129 की बात की जाए अगर, तो यह अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। कौन सा? ये अभिलेख में, इसमें 129 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि न्यायालय होने का प्रावधान करता है। क्या है? न्यायालय होने का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को इस दर्जे का अधिकार मिला है कि उसके आदेश, निर्णय और कार्यवाही को संरक्षित किया जाए और आधिकारिक तौर पर संदर्भित किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के 129 के बारे में ये सब बातें हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। किसको? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसे अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के जो संविधानों के बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, तो इसके स्थान से संबंधित जो प्रावधान का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? 130 अनुच्छेद में है। किसमें? 130 अनुच्छेद होता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो मतलब सेवानिवृत्त समझते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनके लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में वो अपनी वकालत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रिटायर्ड हो चुके तो वो अपनी जॉब पर तो नहीं हैं, तो वो अपना जॉब का काम तो उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे। जॉब में कंटिन्यू हैं तो वकालत कर ही सकते हैं, क्योंकि जज हैं भाई, न्यायाधीश हैं, करेंगे ही। लेकिन अगर रिटायर्ड हो चुके हैं
तो अब वो अपना पद खो चुके हैं, वो अब नहीं कर सकते हैं जज में, मतलब किसी भी न्यायालय में अपना क्या कर सकते हैं, वकालत नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने को इनकी मनाही होती है। मनाही के अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 124 है। क्या है? 124(7) के तहत है ये। कौन सा आर्टिकल? 124 की बात हो रही, जिसमें भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके जो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, उनके न्यायाधीश क्या है, वकालत नहीं कर सकते हैं न्यायालय में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय जो संविधान होता है उसका अभिरक्षक होता है मुख्य न्यायाधीश। कौन है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का। तो भारतीय संविधान के अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। यह देश का सर्वोच्च न्यायिक और न्यायालय है। इसकी सर्वोच्च न्यायालय देश के संविधान की रक्षा करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा करता है। कौन करता है? नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान के अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिरक्षक है और भारतीय संविधान के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही क्या होते हैं? अभिरक्षक होते हैं। हमारे भारत की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद की बात करें तो 131 अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट की बात करें, इनके आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है। तो इस पे 131 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? भारतीय संविधान के 131 अंतर्गत जो आर्टिकल है, इसी में भारतीय जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उनके आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो क्या विभिन्न प्रांत होते हैं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाएं होती हैं। विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो होता है वो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है। क्या है? उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो लोग सदस्य होता है उसे कहा जाता है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम ये किया गया और उसके सदस्य बन गए कौन? जिसे निर्वाचित किया गया है प्रांतों के द्वारा, कई प्रांत होते हैं उनके द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारत के संविधान का गठन जो है वो कब किया गया था? ठीक, किसके द्वारा किया गया था मतलब? तो भारत के जो संविधान का गठन है वो विधानसभा के द्वारा किया गया था। क्या है? भारत के संविधान सभा की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था विधानसभा द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अपनाया गया था 49 में और लागू हुआ था 50 में। संविधान सभा चुने हुए प्रतिनिधियों से मिली एक सभा थी। इस सभा ने संविधान के मसौदे को तैयार किया था। संविधान सभा के अगर चुनाव की बात करें तो पहले चुनाव जो जुलाई में हुआ था 1946 में हुए थे। 9 दिसंबर को 1946 को दिल्ली के संविधान हॉल में बैठक हुई थी, पहली बैठक। इसी के कारण संविधान सभा भी 2 भागों में बंट गई थी विभाजन के कारण। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 11 सत्र आयोजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम अपने, संविधान सभा की मसौदा समिति में डैश सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की मसौदा जो समिति होती है उसमें टोटल 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर पहले, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, एन गोपाल स्वामी जी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला जी,
BL मित्तर और DP खेतान। ये सब भारतीय संविधान का मसौदा 7 सदस्यों ने तैयार किया था। मतलब अभी ये भी पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय जो संविधान है उसका जो मसौदा तैयार किया गया था उसमें टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे। यही भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। तो ये संविधान समिति में सदस्य जो हैं भीमराव अम्बेडकर हैं, अल्लादी कृष्णन, गोपाल स्वामी, मुंशी जी, सादुल्ला जी और मित्तर खेतान जी, ये सब शामिल थे। 7 लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा की प्रारंभिक प्रारूप समिति का सदस्य था? तो मतलब संविधान सभा है, संविधान सभा की प्रारंभिक प्रारूप समिति का जो सदस्य था वो थे डॉक्टर KM मुंशी। कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी जो हैं संविधान सभा की प्रारंभिक प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर KM मुंशी। अल्लादी कृष्ण अय्यर जो हैं, गोपाल स्वामी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, मुंशी जी हैं, मोहम्मद सादुल्ला या मित्तर या DP खेतान जी, ये सभी संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। सारे के सारे सदस्य थे। लेकिन यहाँ पर जो चारों ऑप्शन की बात करें तो इसमें केवल KM मुंशी जो हैं ये हैं प्रारूप समिति के सदस्य। टोटल 7 लोग सदस्य थे। 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था। कब? 30 अगस्त 1947 की बात करें। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान के प्रारूप को अपनाया गया था। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करते हुए टोटल 7,635 संशोधन में 2,473 संशोधन को पेश किया। भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर और भीमराव अम्बेडकर जी की अगर बात करें तो ये एक भारतीय वकील थे। स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री पहले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अर्थशास्त्री और समाज सुधारक और राजनीतिक थे। उन्होंने भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है इन्हें। जवाहरलाल नेहरू की पहली सरकार में उन्होंने कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी काम किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य की अगर बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 7 सदस्य थे टोटल। उसमें जी कौन थे? कृष्णा स्वामी जी थे, गोपाल स्वामी जी थे और भीमराव अम्बेडकर भी थे और भी 4 लोग थे। लेकिन ये राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य थे, लेकिन प्रारूप समिति के सदस्य की बात करें तो ये नहीं थे। और लोग 4 लोग और थे, ये 3 तो हैं ही, अम्बेडकर जी, कृष्ण स्वामी जी, गोपाल स्वामी, अयंगार जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो प्रारूपण समिति की अगर बात करें तो 1948 में, फरवरी 1948 में प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप है प्रकाशित किया था। कब? 1948 की बात कर रहे हैं, 21 फरवरी 1948 को। उद्घाटन बैठक की अगर बात करें तो 30 अगस्त को 1947 को आयोजित किया गया और संविधान का प्रारूप समिति द्वारा जारी किया गया था, तो वो 21 फरवरी 1948 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जो संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसके? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इस तरह से ये सब अलग अलग अध्यक्ष हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले जो लौह पुरुष कहे जाते हैं, प्रथम गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे। कृष्ण स्वामी अय्यर जी प्रारूपण समिति के सदस्य थे, 7 सदस्यों में से एक हैं ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। किसके? स्वतंत्र भारत की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया है। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था।
5 मई 1947 को हुई पहली बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए संविधान सभा ने कई समिति बनाई थी। और प्रांतीय समिति की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति की पहली बैठक 5 मई को 1947 को हुई थी। 6 जून को हुई समिति की बैठक एक विभाजन की घोषणा हो चुकी थी। तो मसौदा समिति के अध्यक्षों की अगर बात की जाए तो ये हैं, पहले जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके? मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को जो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या किया था? भारत के संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। कब? 24 जनवरी 1950 को पारित किया था अंतिम रूप से भारत के संविधान को। इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यह दिन संविधान के प्रारूपण की प्रक्रिया के औपचारिक सम्मान का दिन था। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। और संविधान सभा की अगर बात करें तो 24 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र है जो 26 नवंबर 1949 को बना था। कब बना था? संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश बना था भारत। कब? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन जो देश का संविधान है क्या हुआ? मतलब पारित किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया था कि अपनाया गया था और पारित लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। आज़ाद भारत देश 15 अगस्त 1947 को हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया था। इस दिन से भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। अगर संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस लेख के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो आदेश जारी करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते। अनुच्छेद 32 के तहत भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो आदेश जारी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? तो भारत के अगर मौलिक अधिकारों की बात करें उनकी रक्षा के लिए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, दूसरा परमादेश प्रतिषेध तीसरा, अधिकारपेक्षा चौथा और उत्प्रेषण जैसे ये 5 रिट जारी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की रक्षा यही है जो करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। अगर हमारे मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अपने अधिकार को लेकर के। किसको? अनुच्छेद 32 के तहत मामले को लेकर के कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं जारी करने के लिए शक्ति दी है। संविधान ने इन याचिकाओं के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो संविधान में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने
क्या किया है, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं जारी करने की शक्ति दी है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और ये हमारे भारत के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। अगर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।